ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का यह 12वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि समांगी मिश्रणों के पृथक करने की कुछ विशेष तकनीक थी। उसमें सभी तकनीकों को हमने समझ लिया था। एक तकनीक बचा है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण को समझने का एक पहले डिफिनेशन जानिए। क्रिस्टलीकरण का डिफिनेशन आपका बुक क्या बता रहा है? आपका बुक कहता है कि क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन को पृथक किया जाता है। शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल क्या होता है तो आपको मैं बता दूं कि चीनी का छोटा छोटा दाना है उसको भी हम क्रिस्टल कह सकते हैं। नमक का छोटा छोटा दाना है उसको भी हम क्रिस्टल कह सकते हैं। आपका जो कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग करने की विधि बता रहा है वो समझ में आए कि नहीं आए। आपको मैं एक चीनी के घोल पे समझा रहा हूं, उसको समझिए कि अगर चीनी के घोल से चीनी को अलग करना है तो सिंपल विधि आपको बताया गया था पहले वाष्पीकरण। उस घोल को गर्म कर दीजिए, पानी उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा। लेकिन देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। पानी को गर्म करने के लिए आपको गर्मी देना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है। गर्म जब होता है तो पानी जब लास्ट में बचा रहता है ना, बचा हुआ पानी जब तक उड़ते रहता है उस समय नीचे से आपका चीनी भी जलने लगता है। चीनी जल जाता है, कुछ जल जाता है, कुछ पानी बच भी जाता है। सब पानी उड़ता नहीं है, कुछ पानी चीनियों के नीचे दब के रह जाता है। उस तरीके से वाष्पीकरण को छोड़ करके हमने क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग शुरू किया। क्रिस्टलीकरण में क्या फायदा हम आपको बता रहे हैं, कैसे किया जाता है। बस सीधा पहले इसको गर्म करना है, फिर इसको ठंडा करना है, गर्म करना है, फिर इसको ठंडा करना है। एक चीनी का घोल हमारे पास है। चीनी में मान लीजिए कुछ धूल कण पड़ गए हों, उस चीनी से फ्रेश चीनी निकाल लेना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चीनी को पानी में घोलेंगे। घोलने के बाद से एक छन्नी रखेंगे। छन्नी में क्या करेंगे कि छन्नी से जब इसको डालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, कुछ धूल कण अगर बचे होंगे, कंकड़ पत्थर, तो छन्नी में बच जाएंगे। बाकी चीनी पानी का एकदम प्योर शरबत इस बर्तन में आ जाएगा। आ गया चीनी पानी का शरबत इसमें है, घोल इसमें। हम क्या करते हैं कि इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। कैसे? डायरेक्ट आग लगा के नहीं। चीनी पानी का घोल एक चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो कहते हैं ना, जिसका कप वगैरह आपके घर होता है, तो उस चिकनी मिट्टी के बर्तन में चीनी पानी के घोल को हम रख लिए। एक हम स्टैंड लिए, नीचे से ये जलाना स्टार्ट कर दिए। सब डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा था, प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला है। ये बर्नर होता है। आप सिंपल क्या कीजिए कि चूल्हा पर रख के गर्म करना कर दीजिए। एक बर्तन में पानी, एक डबला में पानी गर्म कीजिए और उसके सबसे ऊपर उस चीनी मिट्टी का बर्तन ऐसे रखिए कि पूरा तरीके से पैक हो जाए। पानी गर्म हो रहा है, पानी वाले बर्तन के ऊपर इसको रख देना, चीनी मिट्टी के बर्तन को। आग गर्म करेगा पानी को, पानी बनाएगा भाप, भाप जाके गर्म करेगा इस चीनी मिट्टी के बर्तन को। चीनी मिट्टी के जब बर्तन को गर्म करेगा तो कुछ भाप बन के पानी इस वाले पानी में से उड़ेगा। ही तो पानी फिर गर्म होगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर गर्म होगा, फिर नीचे गिरेगा। लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन में जो चीनी और पानी का शरबत था ना, वो चीनी पानी के शरबत में से पानी भाप बन बन के धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है। उड़ते गया, उड़ते गया, उड़ते गया। लास्ट में करते क्या है कि एक शीशा का छड़, कांच का छड़ रहता है या कुछ भी, इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। अगर नहीं हिल रहा है निकालते हैं कि सट गया है। कभी ऐसा स्थिति आएगा उसमें, जब ऐसे केवल ऐसे कीजिएगा, डाल के निकालिएगा तो वहाँ पे लगेगा चारों तरफ चीनी सट गया है। जब वैसी स्थिति आए तो उसको उतार लीजिए। एक बार और दोहरा रहे हैं। चूल्हा पे पानी का बर्तन रखिए, पानी को गर्म कीजिए। उस पानी के बर्तन के ऊपर एक चीनी मिट्टी रखिए जिसमें चीनी पानी का घोल है। पानी के बर्तन के ऊपर चूल्हा का आग ही पानी को गर्म करेगा, पानी बनाएगा भाप, और वो भाप जाके इस चीनी मिट्टी को गर्म करेगा। चीनी मिट्टी गर्म होगा तो उसके अंदर का चीनी पानी का घोल गर्म होगा। चीनी पानी का घोल जब गर्म होगा तो पानी धीरे धीरे उड़ेगा, चीनी बचते जाएगा। लास्ट में देखेंगे कोई डंडा वगैरह डाल के अंदर चलाने वाला, उसमें चिपकने लगेगा जब चीनी, तो गर्म करना बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लेंगे तो प्योर चीनी आपका अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्रिस्टलीकरण विधि थी। डेफिनेशन कैसे लिखना है? क्रिस्टलीकरण वह विधि है जब किसी ठोस को किसी विलयन से शुद्ध करके निकाला जाता है, वही विधि क्रिस्टलीकरण का विधि है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। ये जितना हम चीनी पानी का बताए थे ना, आपकी बुक में जो बताया गया है वो कॉपर सल्फेट को बताया गया है, CuSO4 को। सेम वही प्रोसेस कि CuSO4 को पानी में घोल लिए, छन्नी से छान लिए, जो अशुद्धि था निकल गया। अब उस घोल को हम एक चिकनी मिट्टी के बर्तन में रख लेते हैं। उस चिकनी मिट्टी को एक पानी के बर्तन पर रखते हैं और उस पानी के बर्तन को उठा के चूल्हा पर रख देते हैं।
जब पानी गर्म होता है तो पानी के भाप से चीनी मिट्टी गर्म होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन जब गर्म होता है तो कॉपर सल्फेट और पानी का घोल गर्म होता है, पानी उड़ जाता है, कॉपर सल्फेट धीरे धीरे जब बचने लगता है, उसमें कोई चलाने वाला डाल के देखते हैं कि अगर उसमें चिपकना स्टार्ट कर दे, उसको उतार के ठंडा कर लेंगे तो हमको शुद्ध कॉपर सल्फेट हमको मिल जाएगा। उपयोग इसमें लिखा हुआ है कि पहला उपयोग है कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में भी इसका यूज किया जाता है। पूरा का पूरा वाष्पीकरण नहीं हो पाता, समुद्री जल से जब निकालते हैं ना नमक को, पूरा वाष्पीकरण नहीं होता है, इसी विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट, फिटकरी, चाहे ये सब फिटकरी या कॉपर सल्फेट को भी हम अलग अलग करते हैं। तो ये हमारा यूज था क्रिस्टलीकरण का। क्रिस्टलीकरण विधि क्या थी, कहां कहां इसका यूज है। अब कुछ नए चीजों को हम जानेंगे। दो हेडिंग है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिए, बहुत ही मजेदार है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पहले परिवर्तन को समझिए, जब पदार्थ किसी एक रूप से दूसरे रूप में चला जाए ना, वो परिवर्तन है। लकड़ी का पेड़ बहुत बड़ा था, काट के छोटा कर दिया, परिवर्तन है। पुआल है हमारे दरवाजे पे, उसको जला दिया, बाद में राख बन गया, परिवर्तन है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ पे हमने ऐसे रगड़ा, निशान बन गया, भी परिवर्तन है। परिवर्तन कई तरह से हो सकते हैं। मेनली परिवर्तन को दो जगहों पे बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर हमारे पास एक कागज है ना, ये कागज को अगर फाड़ देंगे, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये लेकिन फिर भी कागज रहेगा। अगर अभी इसको माचिस जला दिया जाए कागज को, तो कागज रहेगा नहीं। जब तक नहीं जलता है तब तक ये कागज रहता है, फाड़िए कागज रहेगा, उसके बाद से राख बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। तो कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन है और जला देना रासायनिक परिवर्तन। इतना ही चीज समझिए। कागज को फाड़े, नया चीज नहीं बना, कागज ही नहीं बना जी, तो वो भौतिक परिवर्तन है। और कागज जलाने पर राख बन गई, एक नया चीज निकला, इसीलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। डिफिनीशन पे थोड़ा सा समझिए, डिफिनीशन क्या कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था, आकार तथा बाह्य आकृति में परिवर्तन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था यानी कि ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगा, गैस से द्रव, द्रव से ठोस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आकार में परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा था छोटा हो जाएगा। आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, गोलीय था लंबाकार हो जाएगा, घनाभाकार हो जाएगा, चौखुटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद एक सबसे खास चीज कि परिवर्तन का कारण उल्टा करने पर भी पदार्थ पुराना चीज बन जाता है, पदार्थ पुराने रूप में चला जाता है। कैसे? मान लीजिए कि इसको फाड़ते हैं तो छोटा हो गया, फिर साटते हैं तो उतना बड़ा नहीं हो गया। पानी को गर्म किए, भाप बन गया, फिर भाप को ठंडा किए तो पानी बन गया। बर्फ को गर्म किए तो पानी बन गया, पानी को फिर ठंडा किए तो बर्फ बन गया, बन जा रहा है ना। यानी कि अगर गर्म करने पे बर्फ से पानी बना तो ठंडा करने पे पानी से बर्फ बनेगा। वही कह रहा है कि परिवर्तन जिस कारण से हुआ है ना, अगर बर्फ से पानी बन रहा है तो किस कारण से बर्फ से पानी बना, टेम्परेचर बढ़ा है इसलिए, उस कारण को उल्टा कर दिया जाए तो पदार्थ अपने पुराने रूप में चला आता है। पदार्थ अपने पुराने रूप में चला आता है, ये भौतिक परिवर्तन था। रासायनिक परिवर्तन ठीक उसके उल्टा है कि भौतिक अवस्था, सबसे बड़ा चीज कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी दोनों हमेशा के लिए बदल जाएंगे, फिर पुराने रूप में नहीं आए। पहला बात, भौतिक अवस्था, आकार, आकृति सब कुछ चेंज होगा, उसके साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे, वो फिर पुरानी अवस्था में नहीं आएंगे। और दूसरा चीज है कि जिस कारण से ये हुआ है उसको उल्टा भी किया जाए ना, तो फिर से पुराने पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझिए, कुछ यहाँ समझ लिए, कुछ जब अंतर समझाना स्टार्ट करेंगे उसमें समझ लीजिए, कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। कागज को फाड़े, उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, साइज में परिवर्तन हुआ, फिर जब क्या किए, साट दिए तो कागज बन गया। कागज था, कागज ही रह गया। रासायनिक परिवर्तन में कागज को जला दिए, उसका गुण बदल गया। कागज पे आप लिख सकते थे, राख पे नहीं लिखेंगे। कागज से राख बन गया, क्यों बना? गर्म किए इसीलिए ना। गर्म किए तो कागज से राख बन गया, ठंडा करेंगे तो फिर राख से कागज बनेगा? नहीं बनेगा। दूध से दही बना लिए, दही से कभी दूध बनेगा? नहीं बनेगा। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, अब पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है।
क्योंकि पानी से बर्फ बना है तो बर्फ से पानी जरूर बना लीजिएगा, लेकिन दूध से दही बना है तो दही से दूध कभी आप नहीं बनाएंगे। यही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है। भौतिक अवस्था, आकार तथा बाह्य आकृति में परिवर्तन है। इसमें है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पानी में नमक घुल गया, पानी में नमक घुल गया, वो तो कण था ना नमक वाले, घुल गया तो वो तो पानी की तरह बन गया, लेकिन फिर ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे वो फिर से नमक हमारा अलग हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन, वो घुलना भौतिक परिवर्तन है। कुछ और देखिए, मोम का पिघलना, मोम पिघल गया फिर ठंडा कीजिए मोम बन जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। तार से धारा का बहना, बादल का बरसना, बादल बरसता है नीचे फिर भाप बन के उड़ेगा फिर बादल बन जाएगा, तो बादल का बरसना एक भौतिक परिवर्तन है। कांच के गिलास का टूटना, कांच का गिलास टूटता है तो छोटा छोटा साइज में हो जाता है लेकिन कहलाता है तो कांच ही है ना, तो कांच को टूटना भी हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब रासायनिक परिवर्तन कुछ देखिए। मोमबत्ती का मोम जब पिघला तब तक भौतिक परिवर्तन था, लेकिन मोमबत्ती का मोम जब जल गया रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि जलने के बाद उसको मोम हम नहीं बना सकते हैं ना। आगे है, दूध से दही का बनना हो गया, दूध से दही बन गया, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत बेहतर तरीके से अगर आप समझ गए हैं तो उसको भी रिप्लाई कीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो अभी बहुत चीजें बाकी हैं, एग्जाम्पल बहुत से समझाने के बाकी हैं आपको, और इन दोनों के बीच में हमको अंतर भी जानना है। सबसे पहला चीज तो ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब फिर बदल सकते हैं, जो काम किया उसे उल्टा कर सकते हैं। ये अस्थायी होता है, दूध से दही बन गया तो बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा। कागज से राख बन गया तो बन गया, राख से कभी कागज नहीं बनेगा। तो ये अस्थायी होता है और वो अस्थायी होता है। बीज से पौधा का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर पौधा को हम बीज नहीं बना सकते हैं, पौधा से फिर नया बीज निकल सकता है, वो बात सही है, लेकिन उस पौधा से बीज, वही बीज को हम तुरंत नहीं ला सकते हैं। तो बीज से पौधा का बनना, पौधा की वृद्धि होना, पेड़ों को काटना, लोहे में अलमारी का जंग लगना। लकड़ी को काटिएगा तो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन पेड़ों को काटिएगा ना रासायनिक परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है ना? लकड़ी काटिएगा तो छोटा होगा, लकड़ी ही रहेगा, ठीक है। पेड़ को काट दिया तो पेड़ हरा था, बाद में सूख गया, अंतर आ गया, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। हरा पेड़ को काटिएगा। लोहे में जंग लगना, लकड़ी या कागज का जलना, खाना का पकना, खाना का पचना, मोमबत्ती का जलना, सांस छोड़ना, दूध से दही का जमना, आदमी का मरना। आदमी मरेगा वो भी रासायनिक परिवर्तन है भाई, मरे हुए आदमी को फिर जिंदा नहीं ला सकते हैं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे है फलों का पकना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना। ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, ताकि आपके अनुसार हम क्लास को चलाएं। और वीडियो को निश्चित ही देखिए, कैसा लग रहा है ये बताइए, सही लगा तो भी बताइए, खराब लगा वो भी हमें बताइए, ताकि उसमें कुछ सुधार किया जाए। आपके लायक कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप जानना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं, उसको भी हमें याद दिलाइए कि हम आपको बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।